हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी आपको 70 साल पहले के सुंदरबन के जंगलों में ले जाएगी, जहाँ पर आप खौफ को और दहशत को बहुत ही पास से महसूस करेंगे। इसके साथ ही आपको ऐसा लगेगा कि आप इस समय सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल में घूम रहे हैं और किसी भी समय आपका सामना आदमखोर टाइगर से हो सकता है। ऐसे में आपके पास सिर्फ दो ही विकल्प बचते हैं। या तो आप खुद को बचाने के लिए दौड़ लगाना शुरू कर दें, या फिर टाइगर का निवाला बनने के लिए तैयार रहें। और जब आप सोच रहे हैं कि अब तो मैं टाइगर से नहीं बच पाऊंगा, तभी आपको पता लगे कि आपको बचाने के लिए स्वयं महान शिकारी गाजी आपके और टाइगर के बीच में आकर खड़े हो गए हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। कहानी को सुनते समय आप ऐसे सोचिएगा कि आप खुद भी सुंदरबन के जंगलों में घूम रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1966 से, मतलब कि आज से 60 साल पहले। बांग्लादेश का अधिकांश क्षेत्र घने जंगल से भरा हुआ है और ये नदियों और समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। इसी घने जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है अथरोबेकी। यहाँ पर एक देसी डॉक्टर हुआ करता था जो देसी दवाओं से व्यक्तियों का इलाज करता था। ये डॉक्टर काफ़ी फेमस था। आस पड़ोस के गांव के अंदर उसकी तूती बोलती थी। लोग उसके पास हर किस्म की बीमारी का इलाज कराने के लिए आते थे। एक रोज़ की बात है, रात में लगभग 11 बजे डॉक्टर का घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जैसे ही वो डॉक्टर दरवाज़ा खोलता है, एक बीमार व्यक्ति उसके दरवाजे पर खड़ा होता है, जिसे सहारा देने के लिए 4 आदमी और खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि इस व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये बहुत ही ज़्यादा बीमार है, कि आप इसका इलाज करेंगे। ये लोग किसी और गांव से वहां तक चल कर आए थे। तो जो डॉक्टर था वो उन लोगों को कहता है कि ठीक है, आप लोग अंदर आइए, मैं इसकी नब्ज़ चेक करता हूँ। उन्होंने उसकी नब्ज़ चेक की तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसकी हालत सच में बहुत ख़राब है और इसका जो बुखार है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो वो डॉक्टर उन लोगों को बोलता है कि मुझे इस आदमी का इलाज करने के लिए एक पौधे की जड़ चाहिए। ये पौधा पास के जंगल में ही मिल जाएगा, लेकिन इस जड़ को एकदम सुबह के समय, जिस समय सूरज निकलने वाला होता है, तभी खोद कर निकालना होगा। तभी वो जड़ इस आदमी के इलाज में कारगर साबित होगी और इसलिए मैं सुबह तड़के ही उस जड़ को लेने जाऊंगा। उसकी जड़ को रगड़कर पीने से ही इस आदमी का बुखार ठीक हो सकता है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि इतनी रात में हम इस बीमार आदमी को वापस नहीं ले जा सकते हैं। हम लोग सुबह होने का इंतज़ार यहीं पर करेंगे। डॉक्टर भी उन्हें इस बात की परमिशन दे देता है और बोलता है कि ठीक है, तुम लोग बाहर के कमरे में रुक सकते हो। ये लोग रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4:30 बजे तक वहीं पर बैठे रहते हैं। 4:30 बजते ही जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मैं फटाफट से अभी जाता हूँ और इस जड़ को लेकर आता हूँ, और 6 बजे से पहले मैं इस जड़ को पीसकर मरीज को पिला दूंगा। डॉक्टर अपनी धोती और चप्पल पहनकर और एक हाथ में लाठी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। सुबह के 9 बज जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जड़ लेकर वापस नहीं आता है। सुबह होते ही वहाँ पर मरीज डॉक्टर से इलाज कराने के लिए पहुँचने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। जब 9 बजे तक वहाँ पर वो डॉक्टर वापस नहीं आता है, तब सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि ये डॉक्टर तो समय का पक्का रहता है, फिर आज ये कैसे देर कर रहा है। उन लोगों को रात में आए हुए ये लोग बताते हैं कि डॉक्टर जंगल से एक जड़ी लेने के लिए गया है और वो सुबह 4:30 बजे के करीब ही यहाँ से निकल गया था और हमसे कह कर गया था कि वो 1 घंटे के भीतर लौट आएगा, लेकिन वो अब तक नहीं लौटा है। ये सुनकर कुछ लोग तय करते हैं कि वो एक टोली बनाकर डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकलेंगे। ये लोग 7-8 लोगों के ग्रुप में डॉक्टर को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर जाकर इनको एक जगह पर डॉक्टर की छड़ी मिल जाती है, जो डॉक्टर अपने साथ लेकर गया था। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि उस डॉक्टर ने जो धोती पहनी थी वो भी एक झाड़ी में फंसी हुई है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटित हुई है। अभी तक जो लोग बेखौफ आगे बढ़ रहे होते हैं, अब उन्हें आगे बढ़ने में डर लगने लगता है। डरते डरते जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो वो लोग जो चीज़ देखते हैं
उसे देखकर ये सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर का सर उसके शरीर से अलग होकर गिरा पड़ा है और उसके गर्दन के नीचे का शरीर अलग पड़ा है। उसके पेट को बुरी तरीके से फाड़ दिया गया है, जिसके अंदर से उसकी अतड़ियाँ बाहर निकल गई हैं। ये दृश्य बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, जिसे देखकर उन लोगों के अंदर जो डर पैदा हुआ वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुछ लोग तो तुरंत ही वापस दौड़ लगा देते हैं, परंतु कुछ लोग जो दिलेर होते हैं वो उसके शरीर को उठाकर गांव में लेकर जाते हैं और उसके घर वालों को सौंप देते हैं। ये जो सारा दृश्य लोगों ने देखा था, इस दृश्य को जब ये लोग वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को बताते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक आदमखोर बाघ का अटैक हुआ है। दोस्तों, उस समय उस इलाके में आदमखोर बाघों का हमला सामान्य था, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा इस घटना पर ज़्यादा विचार नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग पहले से ही कई सारे आदमखोरों को मारने के लिए लगे हुए थे। इस अटैक के लगभग एक हफ्ते बाद ही पास में एक छोटा सा गांव पड़ता था। वहाँ से दिन के समय में एक बारात निकलती है और वो दूसरे गांव जा रही होती है। बारात में लगभग 30-35 लोग होते हैं और वो सब इकट्ठे नहीं बल्कि आगे पीछे चल रहे होते हैं। धीरे धीरे जब वो लोग दूसरे गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक से एक लड़के की आवाज़ निकलती है जो सबसे पीछे चल रहा था। उसके चिल्लाने की एक ही आवाज़ आती है और जैसे ही उसकी आवाज़ आती है सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा टाइगर नहीं देखा था। वो लोग देखते हैं कि बाघ लड़के पर अटैक कर रहा है, तो जैसे ही वो लोग उस टाइगर को उस लड़के को ले जाते हुए देखते हैं, वो सब लोग शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि गांव के लोग जानते हैं कि अगर वो शोर मचाएंगे तो टाइगर वहाँ से भाग जाएगा। परंतु ये टाइगर जो उस समय करता है, ये उनकी रग रग में दहशत फैला देता है। ये टाइगर उस लड़के को अपने मुंह से निकाल देता है और पूरी बारात के ऊपर चार्ज कर देता है। देखते ही देखते लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जब वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं तो फिर ये चुपचाप अपने उस शिकार लड़के को उठाता है और जंगल में चला जाता है। जब ये दूसरी घटना वहाँ पर घटती है तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहाँ पर फिर से बुलाया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जब यहाँ पर पहुँचते हैं तब वो कुछ कागजी कार्रवाई करते हैं और टाइगर के फुटप्रिंट्स का छाप लेकर चले जाते हैं। दूसरी घटना के घटने के बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा इस टाइगर को मारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण गांव के लोग फिर से डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डर के कारण ही शाम होते ही आस पड़ोस के सभी लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। बहुत से लोगों ने जंगल में जाना छोड़ दिया था, जबकि जंगल ही उनकी जीविका का मुख्य साधन हुआ करते थे। जंगल से उन्हें फल फूल, सब्जी, लकड़ी, जानवरों का कच्चा मांस ये सभी मिलता था, लेकिन अब एक टाइगर की वजह से उनकी पूरी जीविका ही बदल गई थी। जहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते, उनके बीच में टाइगर के बारे में ही बातें होती। ये टाइगर वास्तव में बहुत बड़ा था, जिसके सामने बड़ा सा बड़ा जानवर भी नहीं टिक पाता। ऐसे में 2 पैर वाले इंसान की क्या औकात थी। लोगों ने काम पर जाना भी बंद कर दिया था। रात के समय में ये टाइगर इंसानों की तलाश में गांव में ही घुमा करता था। अधिकतर लोग अंदर से टाइगर के चलने की आवाज़ सुना करते थे। दिन प्रतिदिन इस टाइगर की दहशत बढ़ती जा रही थी। एक रात इस टाइगर ने एक झोपड़ी की दीवार को अपने नुकीले नाखूनों से खोद डाला था, लेकिन गनीमत की बात यह थी कि उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी गाय बांधी हुई थी, जिसके कारण ये टाइगर उस गाय को ही मार पाया था। गाय को मारने के कुछ दिन बाद ही एक और घटना घटी। एक आदमी रात में अपनी झोपड़ी में सो रहा था। उसने अपनी चारपाई दीवार के एकदम पास लगाई थी और उस दीवार में एक छोटी सी खिड़की भी बनी हुई थी। आधी रात के करीब जब उसकी नींद खुली तब उसके कानों में एक बहुत बड़े जानवर के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर यह आदमी एकदम डर गया। वो बिल्कुल चुपचाप अपने पलंग पर लेटा हुआ था कि कहीं अगर उसकी आवाज़ निकल गई तो यह आदमखोर उसे मार देगा, उसकी झोपड़ी को भी तोड़ देगा। इस जानवर की सांस लेने की आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास से खिड़की के दूसरी तरफ से आ रही थी। जब उसने कोई भी हरकत नहीं की, बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर लेटा रहा, तो जो टाइगर था वो वहाँ से आगे बढ़ गया। इस प्रकार से उस दिन इस आदमी की जान बच गई। दोस्तों, इस प्रकार का माहौल इन गांव के भीतर हो गया था, मानो कभी भी किसी की भी मौत आ सकती थी। अब जब लोगों ने
जंगलों में जाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो लोग बिना काम के घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। तब इंसानी मांस न मिलने के कारण ये टाइगर अब बेचैन होने लगा। ये इतना बेचैन हो गया कि इसने अब जो गांव थे उन्हीं को अपना घर बना लिया। ये वहाँ पर इस प्रकार से घाल लगाकर बैठता मानो एक एक झोपड़ी को इसने अपने दिमाग में बैठा लिया था। रात के समय में ये उन झोपड़ियों के दरवाजे के बिल्कुल बाहर बैठने लगा, ताकि जैसे ही कोई आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले ये उसे दबोच ले। एक रोज़ की बात है, सुबह होते ही 7 साढ़े 7 बजे लोग लघुशंका करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते थे। तो टाइगर ने इंसानों के इस पूरे पैटर्न को समझ लिया था कि ये इंसान ना तो रात को निकलते हैं ना ये दिन में आते हैं। ये सुबह सुबह अपने घरों के दरवाजे से बाहर जरूर निकलते हैं। फिर क्या था, एक रोज़ की बात है, एक झोपड़ी से 10 फीट की दूरी पर ये टाइगर पूरी रात बैठा रहा। जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं और उस झोपड़ी का दरवाज़ा खुलता है, उस झोपड़ी के अंदर से पहला व्यक्ति अपने घर के बाहर कदम रखता है। ये टाइगर उस आदमी पर टूट पड़ता है और उस आदमी को घर के बाहर से ही उठाकर ले जाता है। जब ये टाइगर इस आदमी को ले जा रहा था, तभी ये आदमी चिल्लाकर अपने गांव वालों से मदद मांगता है। आदमी के चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग अपने घरों के दरवाजे से झांक कर ये देखते हैं कि टाइगर इस आदमी को लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग डर के मारे इसकी मदद नहीं करते। देखते देखते उस व्यक्ति की जो अंतिम सांसें थी वो टूट चुकी थी। वो अब चिल्ला नहीं रहा था। उसके पैरों से पकड़कर ये टाइगर घसीटता हुआ उसे जंगल में ले जा रहा था और वो दृश्य इतना भयंकर था कि किसी भी व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो टाइगर को वहाँ से भगाने के लिए चिल्लाए। कोई अपना लाठी डंडा हथियार लेकर आए, टाइगर से सामना करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से उसने बारात के ऊपर चार्ज किया था वो कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। इसी कारण से किसी की हिम्मत नहीं हुई। सब लोग जैसे अपने घरों के दरवाजे से निकले थे वैसे ही अपने घरों के अंदर चले गए, और जिस घर से उस व्यक्ति को वो टाइगर लेकर गया था उस घर के लोग भी इतने दहशत में आ गए थे कि उन्होंने वापस से दरवाजे को बंद कर लिया। लगभग 3-4 घंटे के बाद इस परिवार के कुछ लोग वहाँ के सरपंच से मिले। सरपंच ने ये सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक भिजवाई और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए। तब जाकर इस व्यक्ति की बॉडी को वहाँ से रिकवर किया गया, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। टाइगर ने इस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारा था। सबसे पहले उसने अपने दांतों से काटकर इस आदमी की गर्दन को अलग कर दिया था। उसके बाद इसने आदमी की पीठ पर से मांस को नोचकर खाना शुरू किया था और उसने उस आदमी की पूरी पीठ की खाल को उतार दिया था, जिसके कारण इस आदमी की रीढ़ की हड्डी बाहर निकल गई थी। किसी तरह इस आदमी का अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी काम का नहीं था। जिस प्रकार से उन लोगों को टाइगर को मारने के लिए कदम उठाने चाहिए थे वो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर माहौल ऐसा था कि अब लोग आपस में कहने लगे कि क्या हम अपने घरों के अंदर ही बंद रहें, क्या हम एक कदम भी घर के बाहर नहीं रह सकते हैं। वो टाइगर यहीं पर नहीं रुका। उसके हर तीसरे चौथे दिन ये टाइगर उनका शिकार करता और एक व्यक्ति को उठाकर ले जाता। करते करते इस टाइगर ने 2-4 आदमियों को नहीं बल्कि 29 लोगों को अलग अलग कस्बों में, अलग अलग गांव में, जंगलों में मारा। आज की तारीख में अगर हमारे देश में कोई भी टाइगर 3 इंसानों की जान ले लेता है तब उसे आदमखोर घोषित कर दिया जाता है और उसे तुरंत जान से मारने या फिर बेहोश करके पिंजरे में कैद करने के आदेश दे दिए जाते हैं। लेकिन ये कहानी बांग्लादेश की है, वो भी 60 से 70 साल पहले की। वो देश तभी बहुत ज़्यादा पिछड़ा था और आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। एक के बाद एक 29 लोगों की जान जाने के बाद भी वहाँ की सरकार नहीं जागती है। तभी एक चाइनीज़ डेलीगेशन वहाँ आई होती है। चाइनीज़ डेलीगेशन में एक चाइनीज़ मिनिस्टर भी होते हैं। जब वो मिनिस्टर इस मैनीटर टाइगर के बारे में सुनते हैं तो मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे इस टाइगर को देखना है और इसके लिए हमारे लिए कोई कैंपिंग साइट देखी जाए। वहाँ पर हम कैंप लगाएंगे जहाँ पर हम अपने बेहतरीन शूटर्स को भी रखेंगे। हम उनको वहाँ पर बुला लेंगे और हम इस टाइगर को ज़रूर देखेंगे। 1966 की बात है, तब ये एरिया ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे खान अयूब, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अरेंज करा दी। चाइनीज़ डेलीगेशन को वहाँ पर भेजा गया। फॉरेस्ट के अंदर ये अपनी कैंपिंग साइट लगाकर टाइगर का इंतज़ार कर रहे थे। उनके साथ आए हुए
सुरक्षाकर्मी कैंप के आसपास ही तैनात किए गए थे। चाइनीज मंत्री टेंट के अंदर बैठे हुए थे। ये टेंट काफ़ी मजबूत कपड़े से बनाया गया था। रात होने तक उन्हें टाइगर वहाँ पर नहीं दिखता है, लेकिन बदकिस्मती से टाइगर ने वहाँ पर कैंप को देख लिया था और वो पूरे दिन इन लोगों पर नज़र रख रहा था। जैसे ही रात हुई तब ये टाइगर टेंट के और पास आकर बैठ गया। इसे पता था रात में कोई ना कोई आदमी टेंट से ज़रूर बाहर निकलेगा। रात को इन लोगों में से एक आदमी सिगरेट पीने के लिए अपने टेंट से बाहर निकलता है और यहीं पर उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ये टाइगर इसी मौके की तलाश में था। टेंट से बाहर आया हुआ ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था, ये वही मिनिस्टर था। जैसे ही टाइगर देखता है कि यह आदमी टेंट से बाहर आ गया, वो इसके ऊपर टूट पड़ता है। अंधेरे में कौन सा जानवर इस मिनिस्टर पर हमला कर रहा है ये भी मिनिस्टर नहीं देख पाता है, लेकिन वो अपने बचाव के लिए चिल्लाता है। लेकिन जब तक कि उसके सुरक्षाकर्मी टेंट से बाहर निकलते तब तक ये टाइगर उसको लेकर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गायब हो जाता है। रात में ही उस आदमी को ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया जाता है, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी इस मिनिस्टर का कुछ पता नहीं चलता। सुबह होने पर कुछ और फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाया जाता है और तब जाकर दिन के उजाले में उस मिनिस्टर की लाश मिलती है। टाइगर ने इस मिनिस्टर को भी बहुत ही बेरहमी से पेट भर के खाया था। ये खबर जब इंटरनेशनल मीडिया में फैलती है तब बांग्लादेश के साथ साथ चीन के अखबार भी इस आदमखोर की खबरों से भर जाते हैं। तब जाकर वहाँ की सरकार जागती है। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। जल्दी में एक हाई लेवल की मीटिंग की जाती है और उसमें इस बात पर चर्चा की जाती है कि क्या किया जा सकता है। तभी मीटिंग में उन्हें एक सजेशन मिलता है और उस सजेशन में कहा जाता है कि हमारे पास हिंदुस्तान की तरह बेहतरीन शिकारी जिम कॉर्बेट तो नहीं है, लेकिन उन्हीं की तरह एक शिकारी हमारे पास है जिसका नाम है पचवड़ी गाजी। आदमखोर का खात्मा करने के लिए गाजी को वहाँ पर बुलाया जाता है। ये पत्र मिलते ही वो कहते हैं कि मैं इस आदमखोर को मारने के लिए आ रहा हूँ। और दोस्तों, जब गाजी इस कार्य को करने के लिए हामी भरते हैं, गाजी फॉरेस्ट रेंज एरिया में पहुँच जाते हैं। ये सबसे पहले वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं उनको कहते हैं कि मुझे उन लोकेशंस पर लेकर जाओ जहाँ पर पीछे 2 से 3 अटैक्स हुए हैं, मतलब जो बिल्कुल लेटेस्ट लास्ट के 3 अटैक्स हैं, मुझे उन सारी लोकेशंस पर लेकर जाओ। जो वहाँ का अफसर होता है वो उन्हें उन लोकेशन पर लेकर जाता है। तो वो सबसे पहले स्टडी करते हैं पग मार्क्स की। जब उन्होंने उस टाइगर के पग मार्क्स को देखा तो उन्होंने ये बोल दिया कि इतना बड़ा टाइगर आज तक सुंदरबन की हिस्ट्री में ना पैदा हुआ है और ना आगे कभी होगा। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने उस टाइगर की लंबाई लगभग 12 फीट बताई। अब उन्होंने 3 लोगों को अपने अभियान में शामिल कर लिया। लगातार 3-4 दिनों तक टाइगर के फुटमार्क्स स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पता कर लिया कि टाइगर अक्सर कौन कौन से रास्ते से आता जाता है। गाजी कई सालों से शिकार करते आ रहे थे, इसलिए उनका सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा हो गया था और उन्हें पता था कि इस टाइगर को मारने के बाद उनका नाम इंटरनेशनल लेवल पर भी लिया जाएगा। गाजी अपने तीनों साथियों के साथ जंगल में खोजने के लिए लगातार गाजी टाइगर को खोजने के लिए अपने तीनों साथियों के साथ जंगल में लगातार गश्त कर रहे थे, लेकिन उन्हें टाइगर नहीं मिल रहा था। कभी कभार वो टाइगर के ताज़ा फुटप्रिंट्स के पास पहुंच जाते थे, लेकिन तब तक टाइगर वहां से चला जाता था। इस बीच जब से वो यहाँ आए थे तब से टाइगर ने किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया था, जिसके कारण टाइगर की एग्जैक्ट लोकेशन उन्हें नहीं पता चल पा रही थी। ऐसे में कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी जब वो टाइगर उन्हें नहीं दिखा, तब उन्होंने एक दूसरी योजना बनाई। टाइगर के फुटप्रिंट्स से देखकर ये तो पता चल गया था कि ये टाइगर एक मेल टाइगर है। उन्होंने योजना बनाई कि वो मादा टाइगर की आवाज़ निकालकर टाइगर को खुद अपने पास बुलाएंगे और जैसे ही वो टाइगर उनके पास आएगा वो उसे ख़त्म कर देंगे। एक दिन ये लोग पूरे दिन जंगल में नहीं जाते हैं। वो तय करते हैं कि वो शाम के समय में जंगल में जाएंगे और रात में टाइगर को अपने पास बुलाएंगे। इनके पास 2 टॉर्च भी थे। ये लोग जब वहाँ जंगल के एक कच्चे रास्ते पर चल रहे थे, दोनों तरफ घना जंगल था और अंधेरा होने की वजह से उन पर कहीं से भी हमला हो सकता था। जंगल में 3-4 किलोमीटर अंदर जाने के बाद जहाँ पर इन्हें टाइगर के सबसे ज़्यादा पैरों के निशान मिले थे,
ये वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद ये एक मादा टाइगर की आवाज़ निकालते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते भी हैं, ताकि जब वो टाइगर उनकी आवाज़ सुने तब उसे ऐसा लगे कि कोई मादा टाइगर उसकी तरफ आ रही है। वो कई बार आवाज़ निकालते हैं, लेकिन टाइगर उनकी इस आवाज़ का कोई उत्तर नहीं देता है। टाइगर बहुत चालाक था। वो भले ही उनकी आवाज़ का उत्तर नहीं दे रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था। जब गाजी और टाइगर एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, तब गाजी अपने तीनों साथियों से कहते हैं कि वो पेड़ पर चढ़कर बैठ जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आदमखोर हमारे पास आ चुका है और इस अंधेरे में मैं अपने साथ साथ तुम लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। जब तुम लोग सुरक्षित हो जाओगे तब मुझे सिर्फ अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये सुनते ही उनके साथ के तीनों आदमी, जो बहुत डर डर के उनके साथ चल रहे थे, बड़ी खुशी खुशी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। गाजी ने एक टॉर्च अपनी राइफल पर लगाया था और 2 टॉर्च पेड़ पर चढ़े आदमियों के हाथ में थे। गाजी ने उन दोनों आदमियों को समझा दिया था कि जैसे ही वो अपनी टॉर्च जलाएं, उसके साथ ही ये लोग भी टॉर्च जला लें। उसके बाद गाजी एक मोटे पेड़ से पीठ टिकाकर खड़े हो जाते हैं, ताकि उन पर पीछे से हमला ना हो सके। और वो फिर से टाइगर की आवाज़ निकालते हैं। उनके द्वारा निकाली गई आवाज़ का जवाब टाइगर नहीं देता है। इतने सारे इंसानों की जान लेने के बाद ये टाइगर काफ़ी चालाक हो गया था। इसी वजह से तो अभी तक वो चुपचाप यहाँ तक चलते हुए आ गया था। लेकिन गनीमत की बात ये थी कि अभी तक उसने गाजी को नहीं देखा था। गाजी लगातार मादा टाइगर की आवाज़ निकालते रहे और तभी उन्हें अपने सामने की तरफ एक काला साया आते हुए दिखा। हालांकि उस अंधेरे में वो उस जानवर को ठीक ढंग से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो वहीं पर खड़े रहे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने अपने राइफल पर लगे टॉर्च को जला दिया। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही टाइगर की आंखें चौधी आ गई। उस टॉर्च के पीछे खड़ा आदमी उसे नहीं दिख रहा था। इसी मौके की तलाश में गाजी कई दिनों से थे। उन्होंने टाइगर पर गोली चला दी। गोली टाइगर को एकदम सही जगह पर लगी और वो टाइगर पीछे की तरफ गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरने के बाद टाइगर फिर से एक बार उठा और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। अभी उसने एक आध कदम ही बढ़ाए थे, तभी गाजी ने दूसरी गोली भी टाइगर के शरीर में उतार दी। दूसरी गोली लगते ही टाइगर वहाँ से भाग नहीं पाया और वहीं पर पड़े पड़े तड़पने लगा। कुछ देर तड़पने के बाद टाइगर ने अपना दम तोड़ दिया। वो टाइगर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी सुर्खियाँ बटोर चुका था, उसे गाजी ने 1 हफ्ते के भीतर ही ढेर कर दिया था। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब पेड़ पर चढ़े सब लोगों को तसल्ली हो गई कि टाइगर मर चुका है, तब वो 3 आदमी भी पेड़ से नीचे उतर आए और उन लोगों ने टाइगर को पास से देखा। उन्होंने टाइगर के दांत और नाखून भी चेक किए, लेकिन टाइगर के शरीर के सभी अंग सही सलामत थे। उन्हें टाइगर के आदमखोर बनने की कोई ठोस वजह नहीं मिली। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद भी ये टाइगर ना जाने किस वजह से आदमखोर बन गया था। इस चीज़ का जवाब गाजी के पास भी नहीं था। ये हो सकता है कि ये टाइगर सिर्फ इंसानी मांस का स्वाद मिलने के कारण आदमखोर बन गया था। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कहानी को भी एंजॉय किया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को इस तरह की एक से बढ़कर एक कहानियाँ सुनाता रहूँ, तो आप मेरी इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करिए। दोस्तों, अब समय हो चला है आप लोगों से अलविदा लेने का, लेकिन अलविदा लेने से पहले मैं कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहता हूँ। उनके नाम हैं संजय सिंह, नरेश कुमार, माही लवर अज्जू झांसी से, भोला यादव छत्तीसगढ़ से, प्रदीप कुमार अधिकारी, खुर्शीद रब्बानी बिहार से, सीमा वर्मा, रणवीर सिंह अमृतसर पंजाब से, संजय मल्होत्रा और निधि मंगल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।